नमस्कार दोस्तों, सत्य क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम लोग संधि के प्रकरण के बारे में विवेचना कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। और इस प्रकरण में हमने स्वर संधि के 5 भागों के बारे में विस्तार से परिचर्चा करी और उससे संबंधित खूब सारे उदाहरणों के द्वारा हमने समझने की प्रयास किया। और उदाहरणों में हमने उनके अर्थ भी बताए ताकि आगे जो पर्यायवाची शब्द शुद्धि का और उपसर्ग प्रत्यय के जो टॉपिक आए उसमें भी हमें काफ़ी मदद मिले। और इसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए हम आज व्यंजन संधि के बारे में बात करेंगे। और व्यंजन संधि के बारे में अगर हम लोग बात करें और उससे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि संधि के बारे में हमने अभी तक क्या पढ़ा है। तो संधि के बारे में हमने संधि के बारे में इस तरह से बातें करी थी कि जो संधि है वो संधि किसे कहते हैं कि वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को, संधि जो विकार है या परिवर्तन है या जो चेंज है इसी को ही संधि कहा गया था। जो विकार है उसको ही संधि कहा गया था। तो ये विकार किस किस स्तर पे होता है? तो विकार जो है अलग अलग स्तर पे हो सकता है। ये विकार जो है कुछ शब्दों के आगमन से हो सकता है, कुछ वर्णों का परिवर्तन हो सकता है उससे हो, या कुछ का लोप हो जाए। तो 3 तरह से ये विकार हो सकता है। तो एक तो होता है आदेश और दूसरा होता है आगम। ये 3 प्रकार से हो सकता है। किस प्रकार से? ये एक प्रकार, दूसरा प्रकार और तीसरा प्रकार। एक प्रथम जो प्रकार है उसका नाम है आदेश। क्या हमें कोई आदेश देता है तो हमें वो आदेश पसंद है? बिल्कुल, आदेश देना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आदेश सुनना भी पसंद नहीं है और देना पसंद है। तो आदेश जो है ये शत्रु की भांति होता है। ये किसकी भांति होता है? ये शत्रु की भांति होता है। ये हमें अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। और किस तरह से शत्रु की भांति होता है? तो इसमें जो वर्ण है वो पूर्णतः परिवर्तन हो जाता है। तो वर्ण है वो पूरी तरह परिवर्तित हो जाता है। इसमें क्या आता है? जो वर्ण होता है पूरी तरह परिवर्तित, यानी कि चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो वर्ण पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। क्या इसका कोई उदाहरण है आपके पास? बिल्कुल, उदाहरण इसका है। उसका उदाहरण इस प्रकार से है तो कि जैसे कि वर्ण किस तरह से परिवर्तित हो जाएगा, तो उसका उदाहरण हम लोग जैसे दे सकते हैं कि वृक्ष है। जो इसमें उदाहरण किस तरह से हो सकता है? तो उदाहरण में पूर्ण वर्ण जो है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। तो उसका उदाहरण हम लोग ले सकते हैं कि एक तो है जो आरएस मेंस पिछली साल पूछा गया था, वही उदाहरण ले लेते हैं। एक सत्य और शास्त्र। सत्य और शास्त्र है तो इससे जो हम लोग नया जो शब्द बनता है वो त हलंत है ना, त हलंत है। साफ नहीं दिख रहा है इसलिए हलंत को फिर से बनाते हैं। सत्य और शास्त्र। तो इससे जो शब्द बनेगा वो त है वो च में चेंज हो जाएगा। सच शास्त्र। तो इस तरह से नया शब्द निर्मित होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये शब्द, ये जो वर्ण है ये पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है इस तरह से। तो इस कारण ये शत्रु की भांति है। इसमें जो है आदेश हो जाता है और ये संधि का एक, संधि में एक ये उपागम है, ठीक है। उसी तरह एक होता है आदेश के जैसे ही आगम। आगम में क्या होता है कि आगमन हो जाता है। कि मान लो कोई 2 वर्ण है, 2 वर्ण जैसे कि अ है और स है। ये किसी कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, ठीक है। और इसके बीच में कौन आ जाएगा? अ ब स। तो ब अगर यहाँ से कहीं से उठ के इस तरह से बीच में आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? आगम बोलते हैं। तो आगम ये मित्र की भांति, किसकी भांति है? मित्र की भांति, ये फ्रेंड की भांति है। आगमन होता है तो मित्र का क्या करना चाहिए? स्वागत करना चाहिए। और इस तरह के जो मान लो कोई 2 वर्ण है, उन 2 वर्णों के मेल होता है तो मेल से विकार उत्पन्न होता है। विकार के कारण आगम हो जाता है। आगम मतलब कि उसके बीच में एक नया वर्ड आता है। जैसे एक आप देखते हो कि एक होता है, शब्द होता है वृक्ष। वृक्ष है और
वृक्ष का छाया के साथ मेल करो तो बनेगा वृक्ष मतलब पेड़, पेड़ की छाया। तो पेड़ की छाया का जब संधि होती है ना तो इसको लिखते हैं वृक्ष छाया, वृक्ष। और इसमें च का आगमन हो जाता है, च का आगमन हो जाएगा तो वृक्ष च छाया, वृक्ष छाया। तो इस तरह से जो शब्द निर्मित होगा वृक्ष छाया होगा, ये शब्द निर्मित होगा। तो ये इसमें क्या होता है, आगमन हो जाता है। तो आगमन के अलावा एक संधि में और क्या होता है, लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। अक्सर किसी वर्ण का हट जाना, कि कोई वर्ण क्या है वो डिलीट हो जाता है, किसी वर्ण का हट जाना क्या हो जाएगा, किसी वर्ण का हट जाना उसको लोप बोलते हैं। लोप मतलब कोई शब्द है, कोई वर्ण है उसका हट जाता है। जैसे एक शब्द होता है आपके योगी, योगिन, और इसके साथ मेल कराओ राज का, जो योगी है उसका राज है, तो इसमें न का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। न का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो इसी शब्द बनेगा योगी राज। इसे जो पद बनेगा वो बनेगा योगी राज। तो योगी राज यहाँ पे नया शब्द बनेगा। ठीक है, तो ये जो है संधि में इस तरह से होता है। और आज हम लोग व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले ये संधि के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना आवश्यक हो गया था। और व्यंजन संधि में हम लोग आज पढ़ेंगे जो आगम नियम जिस पे लागू होता है वैसी संधि हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग व्यंजन संधि पढ़ेंगे। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि के बारे में हम लोग चर्चा करें तो व्यंजन संधि है, उसमें हम लोग जो व्यंजन संधि में वर्णों के स्तर पे क्या मेल होता है कि जो पूर्व पद है उसका अंतिम वर्ण का, अगर मान लो कोई अंतिम वर्ण क्या हो, स्वर हो, और उत्तर पद है उसका प्रथम वर्ण अगर व्यंजन हो, तब क्या होगा, तब व्यंजन संधि होगा। अगर पूर्व पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो, अंतिम पद या जो उत्तर पद है उसका प्रथम वर्ण जो कि अगर स्वर हो, तब भी व्यंजन संधि होगी। ठीक है, और इसी प्रकार एक और है कि अगर व्यंजन और व्यंजन का मेल करा दिया जाए, व्यंजन और व्यंजन का मेल करा दिया जाए तब भी क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि होगी। जबकि विसर्ग संधि के स्तर पे हमें ध्यान रखना है कि इस प्रकार से कोई विसर्ग होगा, ठीक है, उसमें या तो स्वर होगा, स्वर का मेल करा दो, या फिर व्यंजन का करा दो। तो स्वर और व्यंजन के स्तर पे कोई चेंज नहीं होगा, जो चेंज होगा वो इस स्तर पे होगा, जो चेंज या परिवर्तन या विकार। तो विकार है वो विकार इस बिंदुगत स्तर पर होगा। विकार किस, इस बिंदुगत स्तर पे, यानी कि जो विसर्ग स्तर पे होगा। तो ये विसर्ग संधि के बारे में तो हम बाद में विवेचना करेंगे, अभी तो हम लोग व्यंजन संधि के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। व्यंजन संधि में आज हम लोग जो आगम पढ़ रहे थे, आगम के बारे में डिस्कस करेंगे। आगम में क्या होता है, एक नए जो वर्ण है उसका आगमन हो जाता है, एक नया वर्ण बीच में आ जाता है, उसे जो आगम के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आगम जो है वो तीन प्रकार का होता है, उनके उसके ऊपर अपन बात करें तो आगम, तो हम लोग किसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, हम लोग जो आगम या आगमन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आगम तीन प्रकार का होता है। तो आगम आगम तीन प्रकार का होता है। एक तो होता है च का आगमन होता है तो चागम, ठीक है। फिर श का आगमन होता है तो शागम, फिर इस वाले स का आगम जो है सड़क वाले, तो ये है सागम। शागम और शागम, शागम और शागम। और इसमें जो है किसका आगम होता है, च का आगम होता है, इसमें श का आगम होता है, और इसमें क्या होता है, स का आगम होता है।
ठीक है, तो इस स्तर पे हम लोग बात करेंगे। और सबसे पहले बाकी सब चीज़ों को अवॉइड करते हुए हम लोग चागम जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग जो प्रथम जो नियम है तो उसके हिसाब से हम लोग चागम के बारे में पढ़ेंगे। और चागम में च वर्ण का आगम हो जाता है। इस तरह के जो वर्ण में क्या होता है, च वर्ण का आगम हो जाता है। तो रूल नंबर 1 है, नियम नंबर 1 है, वो है चागम। चागम से बनने वाले संधि। तो चागम में क्या होता है, च वर्ण का क्या होता है, आगम हो जाता है। ये किस तरह से होता है, तो उस फॉर्मूले से देखें कि सबसे पहले क्या होगा, इसमें क्या होता है कि कोई होता है स्वर होता है। प्रथम प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर हो और उत्तर पद का प्रथम वर्ण अगर क्या हो कि प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वो तो स्वर हो और अंतिम पद का जो प्रथम वर्ण है वो छ हो, छ से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, क्या जुड़ा हुआ, छ जुड़ा हुआ। च से चम्मच, छ से छाता, तो छ जुड़ा हुआ हो तो बीच में च से चम्मच को डाल दो, च डाल दो, तो इसमें च का क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा। च का क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा। ये है इसका फॉर्मूला, इसमें च का आगम हो जाता है। उदाहरण लेके देखें तो एक शब्द होता है जो हमने पहले ही ले लिया था, तो उसको बोलते हैं वृक्ष। वृक्ष ले लिया था तो वृक्ष को अपन पादप भी बोलते हैं, पादप। और पादप की क्या है, छाया के बारे में हम लोग बात करें। ठीक है, तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण यहाँ पे अ है। यहाँ पे किस तरह से, ये प हलंत है और इसमें अ जुड़ा हुआ है, इस तरह से है। तो क्या ये अस्वर है, क्या ये अस्वर है, बिल्कुल अस्वर है। और इसके पीछे जो छ जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ, छ जुड़ा हुआ, क्या ये छ है, बिल्कुल छ है। तो इसमें क्या च का आगम हो सकता है, बिल्कुल ही च का आगम हो सकता है। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हो, पा द प और छाया, पादप छाया। और बीच में क्या है, यहाँ अंतिम वर्ण स्वर है और उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या है, छ है। इस कारण इसमें च का आगमन किया जा सकता है, इसलिए पादप छाया इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब हम लोग नियम के बारे में बात करें तो नियम लिख लेते हैं। नियम लिखेंगे तो हमें हो सकता है कभी आगे पढ़े तो कभी कंफ्यूजन हो जाए, तो हम लोग नियम लिख लेते हैं। तो इसके जो नियम के बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। तो चागम लिख के आपको नियम लिखना है। नियम ये है, तो नियम नंबर 1 है। और जो चागम का नियम है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वो क्या हो, स्वर हो। वो क्या, स्वर हो। ठीक है, तथा ये प्रथम पद की बात करी, फिर अब बात करेंगे अंतिम अंतिम पद का। अंतिम की जगह आप उत्तर पद डालो, ज्यादा उपयुक्त रहेगा, क्योंकि अंतिम अंतिम उत्तर मतलब पीछे पीछे वाले पद की बात करें, उत्तर पद का प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण क्या हो, प्रथम वर्ण छ हो। छ हो तो दोनों वर्णों के बीच में, दोनों वर्णों के मध्य च का आगम
हो जाएगा, होगा। ठीक है, तो ये इसका नियम है कि नियम को हम लोग आसान भाषा में यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो प्रथम पद है उसका अंतिम वर्ण कोई स्वर हो और द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है वो छ हो। ठीक है, इनमें जो विकार आएगा और विकार जब आएगा तो ये जो है यहाँ पे च का आगम हो जाएगा, जो कि मित्र की भांति है, एक्स्ट्रा हमारे फायदा करता है। जैसे पेड़ को बोलते हैं तरु और छाया, तो तरु और छाया का जब मेल होता है तो तरु च छाया हो जाएगा। उसी तरह पेड़ को वृक्ष बोलते हैं, वृक्ष है उसमें च का आगम हो जाएगा क्योंकि छ जुड़ा हुआ है, छाया वृक्ष की छाया है, तो वृक्ष की छाया के नीचे कभी आप बैठो तो वृक्ष च छाया, इस तरह से बोलना है क्योंकि च का छ के कारण, छाता के कारण आगम हो जाता है। हालांकि इसमें जो है लाइन को आपको पूरा मिलाना है, नहीं तो गलत अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह जो पादप है उसको विटप भी बोला जाता है, विटप, क्योंकि इसमें तरु में उ की मात्रा है जो कि क्या है, स्वर है। वृक्ष में अ की मात्रा है, वृक्ष में अ की मात्रा है, वो जो भी स्वर है, पीछे छ आया हुआ है। विटप में अ की मात्रा है और पीछे जो है, जो उत्तर पद में छाया जुड़ेगा तो ये विटप च छाया निर्मित होगा, इससे जो शब्द निर्माण ये होगा। तो ये है, इस तरह से हम खूब सारे जो उदाहरण लेके आपको बताते हैं, आप उनका, अब मैंने इतने सारे उदाहरण तो आपको बता दिए, तो ये सारे उदाहरण हैं, ये मैंने बता दिए। अब आपका काम क्या है कि मैं कम से कम जो 20-25 एग्जाम्पल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ, उनका आप क्या करो, मिलान करो, उनको आप सेट करो एक साथ। तो हम एक वर्ण लेते हैं मुख, और छाया का मेल करो दो। ठीक है, उसी तरह एक माता जी है, माता, माता को संस्कृत में मातृ बोलते हैं, मातृ छाया, किसी के मम्मी उसके ऊपर छाया की तरह काम करते हैं, यानी कि मम्मी उनका लालन पालन पोषण तो करते ही हैं, उसके अलावा बाकी सारी गतिविधियां में उनकी भूमिका होती है। पितृ छाया, तो पिताजी की भी भूमिका होती है, पितृ छाया। फिर इसी तरह से एक शब्द है भातृ, भातृ, भातृ भाई को बोलते हैं, भातृ छाया, इनका मेल करो। देवता की छाया होती है, देव छाया। ठीक है, और किसी के ऊपर क्या है, लक्ष्मी की कृपा ज्यादा रहती है, लक्ष्मी जी की कृपा, जो लक्ष्मी जी की कृपा क्या है, ज्यादा रहती है, तो लक्ष्मी छाया। तो इन शब्दों का आप संधि कीजिए, इन सब पदों का, इन शब्दों का संधि करके बताइए। और कभी कभी हमें क्या है, छाया है वो क्या लगती है, शीतल लगती है, शीतल और छाया, छाया कैसी लगती है, छाया शीतल लगती है। और उसी तरह से जो शिव की अगर आपके ऊपर कृपा बनी रहे, शिव छाया। फिर हरी छाया, तो बाकी तो एग्जाम्पल ऐसे खूब सारे ले सकते हैं छाया वाले। और मेघ मतलब बादल होते हैं, उनकी तो छाया होती है, कभी कभी छाया आ जाती है तो अच्छा लगता है, मेघ यानी बादल की छाया आती है तो वो एक गर्मी से राहत दिलवाती है। और गिरी बोलते हैं किसको, गिरी बोलते हैं पर्वत को, गिरी किसे कहते हैं, पर्वत को, तो पर्वत की भी छाया होती है। वृष्टि बोलते हैं बरसात को, वृष्टि छाया। वृष्टि छाया एक संकल्पना भी है जो कि भूगोल में होती है। तो इस तरह से इनका आप क्या कीजिए, संधि कीजिए।
बहुत ही आसान सा प्रकरण है, ठीक है। तो मुख के ऊपर जो छाया होती है ना, तो उसे बोलते हैं मुख च छाया। च का आगम हो जाएगा। इसमें जी मुख में अ है, इसमें री है, री, और इसमें भी री है, इसमें भी री है, इसमें अ है, इसमें ई की मात्रा है, इसमें अ की मात्रा है, इसमें अ की मात्रा है, इसमें ई की मात्रा है, इसमें अ की मात्रा है, ई की मात्रा है, ई की मात्रा है। यानी कि प्रथम पद के अंतिम वर्ण हमेशा इसमें स्वर की तरह काम कर रहा है। और इन सब में छ की मात्रा है, छ है ना, छ खुद है, तो इसलिए इस सब के बीच में क्या है, मातृ च छाया, यानी कि आगम हो जाएगा, यानी कि मित्र पास में आ जाएगा, ठीक है, मित्र आ जाएगा। पितृ धन छाया, पितृ च छाया, ठीक है। उसके भातृ मतलब भाई को बोलते हैं भातृ च छाया, ठीक है। उसके बाद में देव, देवता के बारे में, देवता लिख लो, भले देव लिखो, देवता है तो देवता च छाया है ना, देवता छाया। और उसके बाद लक्ष्मी छाया है, तो लक्ष्मी, जो लक्ष्मी माता की क्या है, कृपा ज्यादा है, लक्ष्मी माता उपलब्ध है अच्छे से, तो लक्ष्मी छाया, ठीक है। छाया अगर शीतल हो तो शीतल छाया, ठीक है, और शीतल छाया। उसी प्रकार शिव छाया है तो शिव छाया। उसी तरह हरि छाया है तो हरि मतलब ईश्वर को बोलते हैं, ये हरि बोलते हैं विष्णु जी को, हरि छाया। विष्णु जी की या कृष्ण जी की छाया अगर किसी के ऊपर है तो वो हमेशा सुखी रहेगा। मेघ छाया, मेघ छाया बनेगा, और इससे बनेगा गिरी छाया। और वृष्टि मतलब बरसात, वृष्टि छाया। तो ये शब्द है, ये सारे निर्मित हुए, और हमने इतने सारे उदाहरण क्यों लिए हैं, आपका स्वाभाविक सवाल होगा, स्वाभाविक प्रश्न होगा, क्योंकि ज़्यादा उदाहरण लेना यानी कि कॉन्सेप्ट बेहतरी से समझ में आना। और वैसे तो कॉन्सेप्ट तो सिंपल से ये 2-3 एग्जाम्पल, ये 2-3 उदाहरण से आ सकता था, ठीक है, पर जो ब्रॉड लेवल पे अगर हम चीज़ों को समझेंगे तो हमारे लिए चीज़ें आसान होगी, हम चीज़ों से रटने से बचेंगे। अभ्यास जो सफलता की कुंजी होती है, तो अभ्यास यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो कुछ और शब्द है जो छ से जुड़े हुए हैं, जैसे अनु और छेद, अनु और छेद का मिलन कराओ, अनु छेद का मिलन कराओ, विच्छेद का मिलन कराओ, प्रतिच्छेद का कराओ, और दंत छेद का करो, रद्द छेद का करो। तो इन शब्दों के आप क्या कराओ, इन शब्दों का वर्ण कराओ। कर्ण छेद, कर्ण छेद, जब इसकी संधि हो जाएगी तो संधि इस तरह से होगी, इन दोनों के वर्णों की संधि होगी, तो अनु, इसमें उ की मात्रा है यानी कि स्वर है, और छेद है तो अनुच्छेद। अनुच्छेद आर्टिकल को बोलते हैं, जो कि हमने जो पॉलिटी में पढ़ते हैं आर्टिकल, है ना। और विच्छेद, विच्छेद एक संधि होता है, संधि का जो उल्टा होता है, संधि का जो विपरीतार्थ होता है वो विच्छेद होता है। वी और वी में उ की ई की मात्रा है और यहाँ छेद है, तो इसमें च का आगमन हो जाएगा, प्रतिच्छेद है। इसी तरह दंत, जो दांत है, दांत के अंदर छेद हो जाए तो दंत, दंत के बीच में च छेद। और रद्द है, ये किसको बोलते हैं, ये दांत को ही बोलते हैं, तो रद्द छेद, ठीक है। कर्ण छेद, कानों में के बीच में जो छेद कराए जाते हैं, तो कर्ण छेद। तो इस तरह के जो शब्द है वो इसी नियम पर आधारित है, ठीक है। और एक इसमें से एक शब्द होता है परछन, प्र और छन। जब इस प्र और छन का जब मेल कराया जाता है तो इससे जो निर्मित शब्द है वो क्या बनेगा,
वो बनेगा प्रच्छन। क्या बनेगा? प्रच्छन मतलब कि छिपा हुआ, हिडन को बोलते हैं। जो छिपा हुआ होता है, जो हिडन होता है, उसको क्या बोलते हैं? छिपा हुआ होता है, उसे क्या बोलते हैं? जो कि हिडन होता है उसे प्रच्छन बोलते हैं। हमारी जो भारतीय परंपरा में आदि शंकराचार्य को प्रच्छन बोध की संज्ञा दी गई है। आदि शंकराचार्य ने जो हिंदू पतन की ओर उन्मुख हो रहा था, उस अवस्था में हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करवाया था आदि शंकराचार्य ने। तो इसलिए आदि शंकराचार्य को प्रच्छन बोध कहा जाता है। बड़े विद्वान थे, तो आदि शंकराचार्य को प्रच्छन बोध कहा जाता है। ये आपके जो जीके का क्वेश्चन हो सकता है इस तरह का, ठीक है। उसी तरह से एक होता है प्रति और छवि। जब प्रति और छवि का मेल कराया जाता है, प्रति और छवि का मेल कराया जाएगा, तो क्या बनेगा? प्रति छवि। प्रति में जो ई की मात्रा है, यानी कि यहाँ पे स्वर है और यहाँ पे छ है, तो प्रति च छवि, प्रति छवि बनती है। उसके बारे में बात की जा रही है, प्रति छवि, ठीक है। और उसी तरह से एक है चंद्रमा की जो छवि बनती है, चंद्र छवि। चंद्रमा की जो छवि है ना, वो कैसे बनती है? चंद्र छवि। तो इससे बनेगा चंद्र। तो इसमें चंद्र जो है उसमें क्या है? अ की मात्रा है, यानी कि स्वर है, और उसमें जो छवि जुड़ेगा, जो चंद्र छवि, चंद्र छवि शब्द यहाँ से निर्मित होगा। और ये जो उदाहरण है, ये जो है हम लोग च के आगम की बात करें, चागम संधि के बारे में बात करें, और नियम नंबर 1 है, उसके हमने खूब सारे एग्जाम्पल लिए। एक शब्द ये भी हो सकता है आ और छादन। जो आच्छादन है ना, तो आच्छादन का जब आप संधि कराओगे तो इसमें विकार उत्पन्न होगा। विकार उत्पन्न होगा तो इसमें आगम व्यंजन संधि हो जाएगी। तो आ च का विकार होगा च छा दन, आच्छादन। तो यहाँ पे आच्छादन के बारे में हमने देखा। और आच्छादन मतलब ढका हुआ, ढका हुआ, ठीक है। आच्छादन मतलब ढका हुआ। तो अच्छा, ढका हुआ शब्द को मैं बताता हूं। क्या ये ढका हुआ शब्द नंबर 1 ढका हुआ नंबर 1, और दूसरा है ढका हुआ नंबर 2। दोनों में शुद्ध कौन सा है? तो इसमें से संभवतः यही सही है और ये गलत है। इसके लिए हमने क्या पढ़ा था? हमने जो प्रथम क्लास पढ़ी थी, प्रथम कक्षा में हमने जो ताड़न जात या उच्छिप्त जो वर्ण है उनके बारे में बात की थी, या ताड़न जात के बारे में बात की थी। ताड़न जात जो वर्ण है उनके बारे में बात की थी। तो उसमें क्या होता है, जब ये जो ताड़न जात कौन से होते हैं? एक तो होता है ड और ढ। तो ये दो ताड़न जात है। और ये क्या है कि इनका नियम है कि जब ये जो क्या है कि स्टार्टिंग कोई होता है ना शब्द, कोई पद है, उसका जो स्टार्टिंग है उसमें कभी नहीं आता है। तो ये स्टार्ट में कभी नहीं आता है। और दूसरा अपन नियम देखा था, इसमें बीच में जो आधा वर्ण आ जाए ना, आधा वर्ण आ जाए, तब भी इसका प्रयोग नहीं होगा। और ये जो अंतिम में या इस तरह से कुछ शब्द जोड़ सकते हैं, जैसे कि स्टार्ट में जैसे ढक्कन है, तो ढक्कन को नीचे जो ताड़न जात है ये इस तरह से नहीं लगेगा, ये ही यहाँ पे इस तरह से जो है वो गलत है। और ये जो ढक्कन है ये ढ क न इस तरह से सही है। और जैसे डमरू है, तो डमरू में, डमरू को आप शिव जी का डमरू है या डेरू है, उसको इस तरह से नहीं लिख सकते। इसको डमरू को इस तरह से लिखोगे तो ज़्यादा वो उपयुक्त रहेगा, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो ये है। और जो अंतिम जो वर्ण में आ सकता है, बीच वाले वर्ण में भी आ सकता है, ठीक है। जैसे सड़क है, तो सड़क का इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। तो ये है,
ये शब्द शुद्धि के हिसाब से हमने बीच में फिर से रिवीजन कर लिया, जो कि हमने प्रथम क्लास में पढ़ा था उस संदर्भ में। ठीक है, एक शब्द होता है स्व, मतलब खुद के लिए, और छंद। स्वच्छंद का आप संधि कराओगे तो इसमें विकार उत्पन्न होगा, विकार में आगम हो जाएगा स्व, और च का आगम हो जाएगा च, और छंद स्वच्छंद। स्वच्छंद इससे शब्द निर्मित होगा, स्वधन छंद है स्वच्छंद। ठीक है, तो इस तरह से हमने खूब सारे उदाहरण लिए। ठीक है, और एक और ले लेते हैं, परिच्छेद ले लिया था क्या, परि और छेद। तो परिच्छेद से जो है वो परिच्छेद, परिच्छेद अपन ले लिया था क्या, प्रतिच्छेद लिया था, परिच्छेद नहीं लिया था, तो परिच्छेद भी ले लिया। और इस तरह से हमने जो आपके जो आगम संधि पढ़ी, आगम संधि, आगम संधि में हमने चागम जो संधि है उसका सफलतापूर्ण उसको पूरा किया है। उसके बाद में हम लोग शागम के बारे में बात करेंगे, और फिर बात करेंगे सागम के बारे में। तो गम ही गम है सागम है ना, तो सधन आगम, सधन आगम, च और आगम है ना। तो इस तरह से हम लोग बात करने वाले हैं आगे। जो हम लोग चागम के बारे में डिस्कस कर चुके, अब हम लोग सागम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सागम में क्या होता है, सागम बड़ी आसान है। सागम क्या है, बड़ी ही आसान है, आसान है, सा ग म। तो सागम बड़ी ही आसान है। सागम में क्या होता है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का जो प्रथम पद है ना, प्रथम पद ही खुद ही पूरा जो प्रथम पद है ना, वो पद इसी की तरह हो, इसी तरह कैसा, ये जो है ना श लिखा हो, श को आप परी की तरह भी लिख सकते हो, प भी इसी तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो परी शब्द आएगा, जो इनका जो शुरुआती जो शब्द है वो क्या आएगा, तो परी आएगा। ठीक है, और परी के साथ में कुछ जो 7 शब्द हैं, वो 7 शब्द अगर मेल होते हैं तो इसमें श का आगम हो जाएगा। तो 7 शब्द कौन सा है, एक तो कर हो जाएगा, कर की, कर में आ की मात्रा लगाओ तो कार हो जाएगा। एक कृत हो जाएगा, कृति हो जाएगा। तो ये कितने हो गए, 4, 4 जो पद 4 शब्द हैं ये हो जाएगी। और इसके अलावा एक तो कर्ता, करण और कारक, ये कितने शब्द हैं, 7 शब्द हैं। तो इसके उदाहरण भी कितने बनेंगे, 7 ही बनेंगे, 7 के अलावा 8वां उदाहरण कभी नहीं बनेगा। और ये जो है सागम संधि का हम यहाँ पे बात करें तो अगर परी शब्द है, स जो है परी की तरह ही आता है, परी शब्द है, उसके पीछे ये शब्द आते हैं, चाहे कर हो, कार हो, कृत हो, कृति हो, कर्ता हो, करण हो और कारक। कर्ता ने कर्म को करण से जो कारक खुद है, तो ये सारे जो शब्द है जो पीछे वाले हैं वो कारक से आप इसको निकाल सकते हो। केवल इतने ही सागम से बनते हैं। नियम क्या है, नियम बड़ा ही आसान है, पहले नियम लिख लेते हैं। परि उपसर्ग के बाद में नियम यहाँ पे लिख लेते हैं कि नियम जो है फ्रेश पेज पे ले लेते हैं कि परि, जो हम लोग नियम, कौन से नियम की बात करें, सागम का नियम, सागम से संबंधित जो रूल नंबर 2 है, अपन रूल नंबर 2 की बात करें, नियम नंबर 2 की बात करें, रूल नंबर 2 की बात करें तो सागम है, सागम के बारे में क्या होता है, स की तरह ही एक है परी, ये स है और परी, इसका जो दिखने में एक जैसे दिखते हैं, तो परी यहाँ पे शब्द याद रखना। ठीक है, परी जो क्या है, उपसर्ग है, परी क्या है, उपसर्ग है। परी उपसर्ग के बाद कर आए या कार आए, कृत आए और कृति आए। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से हो जाएंगे, तो कृति के बाद में जो
कर्ता आ जाए, करण आ जाए और कारक आ जाए। कितने हो गए? 2 2 4 6 और 7। तो ये 7 शब्द आ जाए, तो ये जो 7 शब्द हैं, ये 7 शब्द आ जाए, इनमें से कोई एक शब्द आ जाए, ठीक है, इनमें से कोई एक शब्द आ जाए, तो परी और इन शब्दों के बीच में, तो परी और इन शब्दों के बीच में क्या है, श का आगमन हो जाता है। तो ये जो शब्द आ जाए, इनमें से कोई एक शब्द आ जाए, इनमें से कोई एक शब्द आ जाए तो परी व शब्द उस शब्द के मध्य, यानी बीच में, या मध्य की जगह बीच में, श का आगम होगा। बस ये नियम लिखो। नियम लिखने के बाद में, ये जो नियम लिख लिया होगा आपने, तो पोज करके इस नियम को लिखिए, और नियम का जो फॉर्मूला है वो हम नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं वापस। तो जो इसमें क्या होता है कि परी उपसर्ग लिया जाता है, ठीक है, उसके बाद में चाहे कर हो, चाहे कार हो, चाहे कृत हो, कर्ता हो, कृत और कृति, कर्ता, करण अथवा कारक हो, तो ये जो 7 शब्द आ जाए ना, तो इनके बीच में क्या लगाना है, जो श का आगमन होगा। किसका? स का आगमन होगा। इस परी की तरह ही स है ना, तो ये जो स है उसका आगमन हो जाएगा, ठीक है, दिखने में। क्योंकि हमें जो आगम वाले जो 3 नियम देख रहे थे, ये जो नियम देख रहे थे, पहला तो है च का आगमन, पहला तो च का आगमन के बारे में बात करते हैं, फिर श के आगमन के बारे में बात करेंगे, फिर श के आगमन के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग श के आगमन यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो परी के बाद में शब्द जैसे जैसे परी और कार है, ठीक है, तो इससे परिकार है, तो परी जो यहाँ परी आ गया, ठीक है, और यहाँ पे कार आ गया ये वाला, तो परिकार हो गया, तो इससे बनेगा परिष्कार। परी स का इसमें आगम हो जाएगा, परिधन आकार परिष्कार। और परिष्कार मतलब किसी चीज को क्या करना, परिमार्जित करना, किसी चीज को शुद्ध करने के लिए परिष्कार कहा जाता है। किसी चीज को क्या करना, शुद्ध करने को परिष्कार कहा जाता है। तो शुद्धि जो होती है उसे क्या कहा जाता है, परिष्कार। तो ये भी ध्यान रखना। और इसमें जो 7 शब्द है, 7 शब्दों को आप लिख ही लो। तो परिधन कृति, परी है, परी है, परी है और परी, ठीक है। और परिष्कृत है, तो परिष्कृत से बनेगा परी और स का आगमन जो है परिष्कृत, परिष्कृत बन जाएगा। और और कार हो गया, कृत हो गया और कृति हो गया, तो परिष्कृति से कृति बन जाएगा। परिष्कारक जो करने वाला होता है, जो परिष्कार मतलब शुद्ध करने वाले को बोलते हैं परिष्कारक। जो क्लींजर होता है उसको परिष्कारक कहा जाता है, जो शुद्ध करने वाला होता है उसे परिष्कारक बोलते हैं, ठीक है। और परिष्करण, करण मतलब जो परिष्करण क्या होता है, तो तो परिष्करण मतलब जो परिष्कार करने की जो क्रिया होती है उसे परिष्करण कहते हैं। और एक शब्द हमारे 2 2 4 1 5 कौन सा छूट रहा है, तो ये परिष्कर्ता जो करने वाला होता है, परिधन कर्ता, तो परि और कर्ता है जब जुड़ता है तो परिष्कर्ता, तो इससे परिष्कर्ता शब्द निर्मित होगा। और एक शब्द है परिष्कर, परिष्कर ज्यादा
प्रचलित नहीं है। परि और कर जुड़ने से जो परिष्कर बनेगा, परिष्कर। तो ये शब्द हैं, इनका आप 7 के 7 उदाहरण के अलावा 8वां उदाहरण नहीं है, और इसका नाम है शागम। बस सागम इतनी है, सागम संधि इतनी है। इसमें जो 7 उदाहरण है, कितने उदाहरण है? 7 के अलावा 8वां उदाहरण नहीं है। 2, 3, 4, 5, 6 और 7 उदाहरणों के बारे में हमने डिस्कस किया, जो कि है शागम संधि। शागम जो व्यंजन संधि का एक रूल है, तो ये रूल नंबर 2 है। रूल नंबर जो 2 है, रूल नंबर 2 के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा करी है। जो आपने इसको देखा होगा, जो हमने शागम के बारे में बात करी, और शागम में परी और उसके बाद में चाहे कर हो, चाहे कार हो, कृत हो, कृति हो, कर्ता हो, और कारक हो या करण हो, इस तरह के शब्द आए तो परी और जो संबंधित शब्द है उनके बीच में श का आगमन हो जाता है, और इसके बारे में हमने भली भांति परिचर्चा कर ली है। ठीक है, और इसके बाद में जो नेक्स्ट है, ये जो रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 को एक साथ ही पढ़ सकते हैं अपन इस तरह से। ठीक है, ये जो रूल नंबर जो 2 है, रूल नंबर 2 अपन पढ़ चुके हैं। रूल नंबर जो 2 था, ये था शागम। शागम में जो हमने शॉर्ट में लिखे, तो इसमें एक तो ये था, इसी की तरह जो परी शब्द था, और परी के अंदर जो है चाहे कर हो, कार हो, करी परी और कर हो, कार हो, कृत हो, कृति हो, ठीक है, और कर्ता हो, करण हो अथवा कारक हो। तो इसके बीच में क्या है? श का आगमन हो जाता है। क्या? श जो है उसका आगम हो जाता है, श का आगम। तो इसमें श का आगम हो जाता है, इस तरह से हमने देखा। और अब हम लोग जो श के बाद में स है, रूल नंबर 3 जो है सागम, सागम के बारे में परिचर्चा कर रहे हैं। और सागम में क्या होता है? तो सागम में जो है ना, ये जो सागम है, इसमें भी क्या है? गम है। तो इसमें सम शब्द ले लो, स का जैसे ये सम, और सम के बाद में जो ये शब्द है, ये शब्द ले लो और उनको जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा? आपका शागम संधि बन जाएगा। ठीक है, ये सब जैसे इसके उदाहरण सीधे मैं लिख लेता हूँ। 1, 2, 3, 4, 7 उदाहरण है। ठीक है, तो सबसे जो स्टार्टिंग शब्द आएगा सम आएगा, इसमें भी सम आएगा, और इसमें भी सम आएगा, इसमें भी सम आएगा, इसमें भी सम आएगा, और इसमें भी सम आएगा। कोई दिक्कत? इनको क्या है? मेल कराना है। इनको क्या है? मेल कराना है। और इसमें किस तरह से मेल कराना? तो ये कर ले लो, कार ले लो, कृत ले लो, कृति ले लो। 5, ये 5 नंबर था। सम, कृत ले लिया और कृति ले लिया। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा 5वां एग्जाम्पल है वो सम और कर्ता। ठीक है, 2 उदाहरण बाद में ले लेंगे। तो इसमें क्या होगा? इसमें जब संधि होगी तो इसमें स का आगमन हो जाएगा, और जो म हलंत है ये जो ऊपर अनुस्वार में चलाएगा, सम म यहाँ पे चला जाएगा, और यहाँ पे जो स का आगमन हो जाएगा संस्कार, और संस्कार ज्यादा प्रचलित नहीं है, उसके ज्यादा संस्कार ज्यादा प्रचलित है, संस्कार। तो संस्कार शब्द बनेगा, संस्कार बनेगा, संस्कृत बनेगा। संस्कृत एक भाषा विशेष का नाम है, जो कि परिमार्जित भाषा है, जो कि शुद्ध भाषा है, जो देवों की भाषा है, इसलिए इसकी लिपि है वो देवनागरी है, संस्कृत। और संस्कृति, संस्कृति हमारे जो कल्चर को कहा जाता है, संस्कृति हमारे कल्चर को कहा जाता है। और सम और कृता है, तो
संस्कृता है। संस्कृता जो शुद्ध करने वाला होता है, जो परिमार्जित करने वाला होता है, उसे संस्कृता कहा जाता है। और उसी तरह हमारे 2 उदाहरण और बच रहे हैं कि 6 नंबर जो है सम और कारक। सम और कारक होता है वो बनेगा संस्कारक। संस्कारक स का इसमें आगमन हो जाएगा। और उसके बाद में 7वां जो है सम और करण, उससे बनेगा संस्करण। ठीक है, ये सारे शब्द थे जो कि शागम और शागम से संबंधित है। शागम और सागम से संबंधित है। और इन शब्दों के जो हम अर्थ बताना चाहे तो संस्करण जो पुस्तक होती है उनका अलग अलग संस्करण आता है। हर साल उसमें कुछ न कुछ चेंज करके नया संस्करण के रूप में प्रकाशित कर लिया जाता है। अक्सर कुछ लेखक जो अपने संस्करण में केवल जो शुरुआती जो प्रथम पृष्ठ है उसमें ही परिवर्तन करता है और संस्करण का जो नाम चेंज कर देता है, तो ये ऐसा भी होता है। इसको संस्करण को जो है एडिशन कहा जा सकता है। जो एडिशन या वर्जन की नए वर्जन आते हैं उसको क्या बोलते हैं? संस्करण बोलते हैं। संस्कारक क्या होता है? जो संस्कार देने वाला होता है उसको संस्कारक बोलते हैं, जो कि इसको परिमार्जक बोल सकते हैं, इसको जो हम लोग क्लींजर भी कह सकते हैं। संस्कृता ये भी संस्कार देने वाला संस्कृता। संस्कृति क्या होती है? जो कल्चर को बोलते हैं। संस्कृति जो शुद्ध होती है, एक अपने जो मतलब जो जिस तरह से जो कल्चर एक अपने एक्सट्रीम लेवल पे है, जो भी उस वहाँ की जो आदतें हैं उन सब की जो एक्सट्रीम लेवल पे विवेचना करता है कि ये हमारी संस्कृति। संस्कृत एक भाषा विशेष का नाम है, जो देव भाषा है, जो देव तुल्य भाषा है, क्योंकि वो उसमें इतने नियम और इतनी ज़्यादा शुद्धता है, इतनी ज़्यादा वैज्ञानिकता है। इस कारण से जो ये संस्कृत शब्द है वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं और संस्कर भी बन सकता है। तो इस तरह से शागम वाले और शागम वाले हमने वापस एक साथ ले लिए। और इसमें जो नियम है, नियम के जगह पे यहाँ पे एक शब्द ले लो, कार, कृत, कृति, कर्ता, करण और कारक। बस ये हो गया पूरा। ये जो आगम वाले जो थे उसमें जो 3 नियम हमने सफलतापूर्वक समाप्त किए, पूरे किए। और होपफुली आपको क्लास पसंद आई होगी। तो आप लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको सोल्व भी कीजिएगा। और हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।